जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बडी स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए सफ़र, एक नई यात्रा की ओर। दोस्तों, घूमना सभी को पसंद है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे ही डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जहां पर कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप लोग भारत में नहीं बल्कि कहीं विदेश में जा चुके हो। यह जगह दोस्तों अपने नज़ारों, अपने समुद्री बीचों, अपने टापुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जी हाँ दोस्तों, यह है दोस्तों अंडमान और निकोबार आइलैंड। यह दोस्तों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और छुट्टियों में समय बिताने के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर पर्यटक शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार एक द्वीप समूह है जो कि 572 छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंदू महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बता दें कि अंडमान शब्द मलयालम भाषा के शब्द हनुमान से लिया गया है। इस भाषा में हनुमान को हंदुमान कहते हैं, जबकि निकोबार का मलय भाषा में अर्थ होता है नम्र लोगों की जमीन। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप को गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। यहाँ आपको जगह जगह घने पेड़, जीव जंतु और समुद्री जीवन की विविधता देखने का मौका मिलेगा दोस्तों। खास तौर पर समुद्री जीवन और वाटर स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोगों को यह द्वीप बहुत पसंद आते हैं। इस द्वीप पर 17वीं शताब्दी में मराठों ने राज किया था। फिर अंग्रेजों ने यहाँ अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ मोती और शीशेल से बने उत्पाद पर्यटकों को आकर्षित करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों आप लोगों से इन्हीं द्वीप समूह की यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ के कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों यहाँ का वो मौसम साल भर किस प्रकार का रहता है, छुट्टियों में जब आप लोग जाते हैं तो अच्छा समय कौन सा है यहाँ पर विजिट करने के लिए, किस प्रकार से आप लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहुँच सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यह जो टूरिस्टों के लिए गाइडलाइंस होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, पासपोर्ट ज़रूरी है या नहीं है, यह सभी चीज़ें दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, सो दैट वो लोग भी जब भी घूमने के लिए जाएं तो उन लोगों को यह वीडियो, यह कंटेंट काम में आए और उन लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि वो लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किस प्रकार से घूम सकते हैं। सबसे पहले यदि बात कर ली जाए दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप लोग इस द्वीप समूह पर आकर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में एक ज़रूरी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जो कि है दोस्तों कि यदि आप लोग टूरिस्ट के रूप में वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों कुछ गाइडलाइंस हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को वहाँ पर किस प्रकार से वाहन किराए पर लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर यात्रा पर वाहन किराए पर उपलब्ध हैं। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को संभाल कर रखा जाना अनिवार्य है। हवाई अड्डों, सरकारी डॉकयार्ड, रक्षा प्रतिष्ठानों, नौसेना घाटी, धनबकरी बांध की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। ट्राइबल रिजर्व क्षेत्रों या देसी जनजातियों के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की कोशिश ना करें। सावधान रहें, स्वदेशी जनजातियां आपके कैमरे छीन भी सकती है और जंगल में गायब हो सकती है। खासकर यदि आप एक अंडमान की ओर यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें सिखाया गया है कि उन्हें फिल्माना गैर कानूनी है। अपनी अंडमान और निकोबार ट्रिप की यात्रा के दौरान समुद्र में प्रवेश करने से पहले लाइफ गार्ड से सलाह लें। उसके अलावा दोस्तों यह भारत के सबसे स्वच्छ पर्यटन स्थलों में से एक है। कूड़े और प्लास्टिक की उचित स्थानों डस्टबिन पर फेंकें। प्लास्टिक और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को समुद्र में फेंकने से जुर्माना लग सकता है। कोरल रीफ का ध्यान रखें। स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग करते समय कोरल रीफ पर ना खड़े हों। कोरल का मूर
या जीवित होना कानूनी अपराध है। उसके अलावा दोस्तों समुद्री तटों और सार्वजनिक स्थानों पर नम्रता और शराब का सेवन वर्जित है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो लोगों के दिमाग में आता है अंडमान निकोबार की यात्रा के समय पर, वो यह कि क्या वहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना या फिर वेजिटेरियन खाना अवेलेबल है। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में और उसके आसपास शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है शाकाहारी खाना थोड़ा कम ही मिलता है। उसके अलावा दोस्तों मांसाहार यहाँ पर आपको भरपूर मिलेगा। बाकी आप लोगों की चॉइस है दोस्तों। यदि आप लोगों को यहाँ पर शाकाहारी खाना ही खाना है तो कुछ दोस्तों यहाँ पर शाकाहारी रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा, बर्फीले मसादार, और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पंजाबी ढाबा, शक्कर आदि प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स हैं। और इसके अलावा दोस्तों शाकाहारी खाना आपको पोर्ट ब्लेयर में ही अधिकतर मिलेगा। बाकी जगहों पे दोस्तों आपको हो सकता है कि नॉनवेज ही अवेलेबल हो। उसके बाद में दोस्तों आजकल के यंगस्टर्स को जो नेक्स्ट थिंग दिमाग में आती है वो है दोस्तों कि इस अल्कोहल अवेलेबल इजीली। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में शराब की अनुमति है। अंडमान और निकोबार में सरकारी स्वामित्व वाली शराब की दुकानें हैं जो कि शराब बेचती हैं। कुछ हिस्सों में कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन अधिकांश द्वीपों में सरकारी लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर शराब उपलब्ध है दोस्तों, जहां से कि आप लोग वाइन या फिर अल्कोहल लेकर आसानी से इसका मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि कुछ लोगों के दिमाग में आता है वो यह है दोस्तों कि क्या वीज़ा रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय लोगों को कोई वीज़ा नहीं चाहिए। नेपाल और भूटान के नागरिक भी बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो विदेशी नागरिक हैं जो बाहर से आते हैं, भारत, नेपाल और भूटान को छोड़ के, इन्हें दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जाने के लिए और घूमने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ दोस्तों उन लोगों को पासपोर्ट भी यहाँ पर अपने साथ में रखना होता है। अब दोस्तों अगला सवाल कि आप लोग वहाँ पर किस प्रकार से पहुँचे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर आने के लिए दोस्तों आप लोगों को बस, ट्रेन की फैसिलिटी, रोड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सीधा सीधा फ़्लाइट से ही आना होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि अंडमान आप केवल फ़्लाइट या फिर जहाज़ से आ सकते हैं। फ़्लाइट का जो ऑप्शन है दोस्तों वो ज़्यादा अच्छा है। भारत की बड़ी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ से आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार के लिए दोस्तों डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग थोड़े से रोमांच भरा सफ़र करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों चेन्नई, कोलकाता या फिर वैजाग बंदरगाह से जहाज़ से बाय शिप भी अंडमान निकोबार पहुंच सकते हैं। उसमें भी दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन दोस्तों वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। दोस्तों यदि वेदर की बात कर लें तो वर्ष भर अंडमान निकोबार का मौसम अच्छा रहता है और ग्रीष्मकाल में 35 डिग्री तक और सर्दियों में 15 डिग्री तक कम हो जाता है। हालांकि मध्यम जलवायु परिस्थितियों के साथ यात्रा करने के लिए अक्टूबर से मई का जो मौसम है वो सबसे अच्छा है। और दोस्तों गर्मियों में ग्रीष्मकालीन में तापमान 24 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और इसके अलावा दोस्तों जो मानसून है, मानसून में दोस्तों 22 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। सर्दियों में दोस्तों 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है यहाँ का तापमान रहता है। वैसे दोस्तों यदि आप लोग एक अच्छा समय चाहते हैं यहाँ पर जाने के लिए तो दोस्तों अक्टूबर और मई के बीच का जो समय है यह समय दोस्तों बहुत ही अच्छा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड घूमने जाने के लिए। नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में कि मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ दोस्तों वो यह है दोस्तों कि अंडमान एंड निकोबार में आप लोग कौन कौन से जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिन्हें कि आप लोग घूम सकते हैं। पहला यहाँ पे है दोस्तों रोज आइलैंड, जिसे कि पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। बता दूं कि 1941 में आए भूकंप और जापानी आक्रमण के बाद रोज द्वीप को खाली करा लिया गया था। इसके बाद रोज आइलैंड की सुंदरता पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यहाँ पर इंग्लिश आर्किटेक्चर और मशीन गन नेस्ट के साथ आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों बर्ड आइलैंड। चिड़िया टापू पक्षियों के लिए एक शांत जगह है।
यहाँ आपको प्रकृति की महिमा के बीच पक्षियों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। यहाँ का जो सनसेट है वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यह जगह पोर्ट ब्लेयर से कुल 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ रोड द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। के बाद में आता है दोस्तों डिगलीपुस या डिगलीपुर। प्रकृति से बेहद प्यार करने वाले पर्यटकों के लिए अंडमान का डिगलीपुर बहुत अच्छी जगह है। यह जगह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जहां आपको मगरमच्छ अभयारण्य और गुफाएं देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बनाना राइड, पैरासीलिंग, जेट स्काइंग, रॉबर्ट पैडलिंग, स्पीड बोट की सवारी आदि वाटर स्पोर्ट्स का आप राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाकर लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ हर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की फ़ीस 300 रुपये से शुरू होकर 5000 तक होती है दोस्तों नेक्स्ट प्लेस है माउंट हैरियट एंड मधुबन। अगर आप लोग दोस्तों के साथ अंडमान की यात्रा कर रहे हैं तो माउंट हैरियट में ट्रैकिंग बहुत पॉपुलर है। माउंट हैरियट से मधुबन के बीच आपको 16 किलोमीटर तक ट्रैक मिलेगा। यह एक शानदार मार्ग है जहां आपको विदेशी वनस्पतियों के साथ जीव देखने को मिलेंगे। माउंट हैरियट के जंगलों में आप हाथी सफारी का मजा भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आती है दोस्तों अंडमान की सेल्युलर जेल। दोस्तों काला पानी, यह शब्द आप लोगों ने सुना होगा। यह दोस्तों अंडमान की वह पूर्व ब्रिटिश भयानक जेल है जहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को और वीर बहादुरों को सजा दी गई। यह जेल 1897 में स्थापित की गई थी, जिसमें 694 कोठरियां हैं। जेल की दीवारों पर आज भी वीर बहादुरों के नाम लिखे हैं और यहाँ म्यूजियम में उन शस्त्रों को भी देखा जा सकता है जिससे कि इन सेनानियों पर अत्याचार किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने सेल्युलर जेल के कई हिस्से नष्ट कर दिए थे, लेकिन यह जेल अभी भी हमारे पूर्वजों और वीरों की याद को दिलाती है दोस्तों। यह जेल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए देखने के लिए खोली जाती है। अगली जगह है दोस्तों मैंग्रोव क्रीक। दोस्तों बाराटंग द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैंग्रोव क्रीक है। यह आइलैंड घने मैंग्रोव प्लांटेशन की प्रकृति से बनी सुरंग के बीच नाव सफारी की सुविधा देता है। मैंग्रोव क्रीक में लाइमस्टोन की गुफाएं हैं जहां जाने के लिए आपको टॉर्च साथ में ले जानी होती है। इसके बाद में आता है दोस्तों हैवलॉक आइलैंड, जो कि स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे मशहूर स्थल है। यहाँ हैवलॉक में 2 ड्राइविंग ऑपरेटर्स हैं, हैवर फुट स्कूबा और डाइव इंडिया, जो ट्रेंड और आवश्यक उपकरणों के साथ वानुभव गोताखोर प्रदान करते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों राधानगर बीच। सबसे रोमांटिक बीचों में से एक यह बीच है। यहाँ अक्सर न्यूली मैरिड कपल्स हनीमून मनाने आते हैं। नेचर लवर और एडवेंचर्स के शौकीन लोग यहाँ प्राचीन लैंडस्केप का आनंद ले सकते हैं। इस बीच पर आपको कछुए, बड़ी मछलियाँ और डॉल्फिन फिश देखने को मिलेगी दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों यदि बात कर लें कि आप लोगों को कितने दिनों के लिए यहाँ पर जाना चाहिए, तो दोस्तों इन द्वीपों की यात्रा करने के लिए तो 10 दिन भी कम रहते हैं। बाकी ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप लोग 4 से 10 दिन की यात्रा का समय निकालकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ सकते हैं। दोस्तों यदि मौसम की बात कर लें तो दोस्तों मानसून के बाद का जो समय है वो यहाँ पर जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और दोस्तों यदि बजट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप लोग 10 दिन रुकते हैं तो दोस्तों करीब आपका 50,000 रुपीज़ का कॉस्ट आ जाता है, जिसमें कि आपका ट्रांसपोर्टेशन फेयर भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग कम दिनों के लिए रुकते हैं दोस्तों तो यह आंकड़ा आपका 10,000 रुपये भी पहुँच जाता है। यह दोस्तों आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना खर्चा यहाँ पर आकर करते हैं। तो दोस्तों यह थी आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के बारे में जानकारी। आगे भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और यदि दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग दोस्तों मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के बारे में चाहिए यह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स वंस अगेन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।